गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। जय जगन्नाथ त्रिनाथ जी, जय जगन्नाथ। चलिए, अब हम लोग आज गांधी युग के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद का काल देखेंगे। कल हमने आप लोगों को ये बताया था कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। तात्कालिक कारण ये था कि जालियांवाला बाग कांड हुआ था और खिलाफत का मुद्दा था। मूलभूत कारण ये था कि आंदोलन तो पहले से चल ही रहा था, राष्ट्रवादी आकांक्षाएं बढ़ गई थी और सरकार ने आकांक्षाओं के अनुपात में सुधार नहीं किया था। तो लोगों को लगा कि सरकार तभी मानेगी जबकि इन पर दबाव पड़ेगा। तो दबाव के लिए आंदोलन अब बहुत हद तक अपेक्षित ही था। उसी दौर में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू कर दिया था। इसी रास्ते घटनाक्रम जालियांवाला बाग तक पहुंच गया और फिर खिलाफत के मुद्दे को लेकर भी कई लोग नाराज थे। तो इन सब के बीच से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। फिर हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो अपनी मांग और अपने मांग को मनवाने के लिए उन्होंने आंदोलन का जो तरीका चुना वो स्वदेशी आंदोलन से बहुत हद तक समान है, क्योंकि इस दफा भी मांग स्वराज है और मांग को मनवाने के लिए जन आंदोलन हो रहा है। और उसके अंतर्गत कार्यक्रम के तौर पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि के अतिरिक्त विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के विकल्प के ऊपर बल दिया जा रहा है। स्वदेशी के विकल्प के तहत राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थानें इस बार भी खोली जा रही हैं। तब हम ये देखते हैं कि ये सच है कि यह स्वदेशी आंदोलन की अगली कड़ी की तरह दिखने वाला आंदोलन है, लेकिन इसकी कुछ अपनी विशिष्ट बातें भी हैं। एक विशिष्ट बात यह है कि अब पहली दफा आंदोलन का संगठन मजबूत हो चुका है। कांग्रेस एक ऐसी संस्था के तौर पे काम कर रही थी जिसकी एक स्पष्ट वर्किंग कमेटी थी, जो नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान संविधान में होने वाले संशोधन के रास्ते बनाई गई थी। किसके संविधान में? तो कांग्रेस के संविधान में। कांग्रेस के पास अब केंद्रीय स्तर पर वर्किंग कमेटी आ गई। कांग्रेस अब भाषा के आधार पर प्रांतीय कमेटियों का गठन कर चुकी थी। अब उसका जिला और ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार हो गया था। गांधी जी ने तो 4 आना चंदा के आधार पर 1 करोड़ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के सक्रिय मेंबर के तौर पर शामिल करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। अब इसके तहत हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस संगठन के रूप में मजबूत हो गई है। स्वदेशी आंदोलन में ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर हम ये देख रहे हैं कि इस दफा आंदोलन का एक सर्वोपरि नेता है, वही कार्यक्रम बनाते हैं, वही कार्य प्रणाली तय करते हैं और नेता है गांधी।
इसलिए इस आंदोलन में अलग अलग तरह के कार्यक्रम और अंतर्विरोधी कार्यक्रम नहीं दिखाई देते। जबकि स्वदेशी आंदोलन में तो यहां तक डिफरेंस था कि नरमपंथी कहते थे कि स्वराज का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस, और गर्मपंथी कहते थे स्वराज का मतलब है पूरी आजादी। आप ये देखोगे कि स्वदेशी आंदोलन को ऑफिशियली विड्रॉ नहीं किया गया था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। नरमपंथी अलोकप्रिय हो गए, गर्मपंथी दमन का शिकार हो गए, युवा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मार्ग पर चले गए। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की तिथि तो आप तय कर सकते हैं, लेकिन उसकी समापन की कोई तिथि नहीं थी। सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की दो धाराएं एक दूसरे से विरुद्ध होकर बट गई और इस रास्ते स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद तब वापस कर लिया जब लोगों की दृष्टि में वह एक प्रचंड सा दिख रहा आंदोलन था, क्योंकि इसका एक नेता था जो इस आंदोलन की शुरुआत किया था, जो इसका कार्यक्रम बनाया था, जो इसकी कार्यप्रणाली बनाया था, और वही नेता एक दिन यह तय करता है कि अब यह आंदोलन आगे नहीं चलेगा। यह डिफरेंस है। अगला पॉइंट यह है कि स्वदेशी आंदोलन ज्यादा सघन रूप से कामयाब हुआ था पश्चिमी बंगाल में, बाकी जगहों पर इसका प्रभाव सीमित था। असहयोग आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन है जिसे हम अखिल भारतीय स्तर पर होते हुए देखते हैं। फिर हमने बताया था कि असहयोग आंदोलन इस मायने में भी भिन्न है कि यह आंदोलन सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा था, गांव में भी आंदोलन सफल हुआ और बड़े पैमाने पर किसान इसमें भागीदारी किए। पहली बार किसान इसमें भागीदारी किए और किसान ही इस आंदोलन में सबसे बड़ा जनाधार बन गया। तो गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने और उनके हाथ में नेतृत्व के आने से जिस एक वर्ग की एंट्री धमाकेदार तरीके से हुई वह वर्ग है किसान। अगला पॉइंट यह है कि स्वदेशी आंदोलन की तुलना में खुद गांधी के शब्दों में यह आंदोलन इस अर्थ में भिन्न है कि यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभिक कड़ी की तरह था। गांधी कहते हैं यह सत्याग्रह के आदर्श पर आरंभ होने वाला संघर्ष है जिसकी शुरुआत हुई है असहयोग से और जो अगले चरण में अवज्ञा की ओर चला जाएगा। लेकिन यह जब अवज्ञा की ओर भी जाएगा तो निश्चित तौर पर हर हाल में अहिंसात्मक ही रहेगा। अहिंसा को लेकर इतनी स्पष्टता स्वदेशी आंदोलन के दौरान नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन के दौर में सक्रिय कई बड़े नेता ऐसे थे जिन नेताओं को यदि जरूरत महसूस होगी तो वो क्रांतिकारी रास्ते पर भी जा सकते थे, यानी कि वो हिंसा के विकल्प को भी अपना सकते थे। बाल गंगाधर तिलक का भी क्रांतिकारियों के साथ में निकट का नाता रहा था। अरविंद घोष का भी क्रांतिकारियों से निकट का नाता रहा था। अरविंद घोष को तो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए अरेस्ट भी किया गया था और एविडेंस न होने के नाते वो बरी हो गए थे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस उसे बोला जाता है। अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र घोष तो काला पानी की सजा जी भोगे थे। बारिंद्र घोष जो थे वो वीर दामोदर सावरकर के साथ अंडमान में थे। बारिंद्र घोष भी अंडमान से बाहर निकले थे, उन्होंने भी माफीनामा दिया था। लेकिन सावरकर जी और बारिंद्र घोष साहब के बीच में अंतर यह हुआ कि बारिंद्र घोष बाहर आने के बाद फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हुए और वो दोबारा गिरफ्तार किए गए और दोबारा काला पानी उनको भेजा गया। सावरकर जी ने दोबारा कभी भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, यानी कि काला पानी से बाहर आने के बाद वीर दामोदर सावरकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अब हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ें
कि आंदोलन वापस ले लिया गया। तो क्या आंदोलन कामयाब रहा? आंदोलन की कामयाबी की बात करके देखें, इसका परिणाम क्या रहा? अश्विनी पवार जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, आप जुग जुग जिए। परिणाम की बात, ओह सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, परिणाम की बात करके देखें तो ये बात है कि सर और सुनाइए अंजलि जायसवाल, क्या सुनाऊं बेटा। तो परिणाम की बात करके देखते हैं। लेकिन सर आप आज की राजनीति में सावरकर का अपमान कहां तक जायज है? देखो बेटा, हिस्टोरियन होने के नाते मैं मान और अपमान जैसी कोई बात को ठीक नहीं मानता। मैं हिस्टोरियन हूं और मैं हिस्ट्री पढ़ता और पढ़ाता हूं। मैं इस बात का वैल्यू जजमेंट नहीं करूंगा कि वो सही किए गलत किए। मैं आपको वो बता दूंगा जो हिस्ट्री है। बाकी आज के लोग अपनी राजनीति के लिए इतिहास को इस्तेमाल में लाते हैं और वो इतिहास के पात्रों को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, नॉट एज अ हिस्टोरियन बट एज अ पॉलिटिशियन। अब ऐसी स्थिति में किसी को सावरकर जी के अंदर 10 दोष दिखाई देगा, किसी को सावरकर जी के अंदर महात्मा गांधी से भी ज़्यादा बड़ा राष्ट्रीय नायक दिखाई देगा, किसी को गांधी नेहरू देश के 2 सबसे महान सपूत नजर आएंगे, किसी को ऐसा लगेगा कि गांधी और नेहरू ने देश को कमजोर किया। गांधी के राष्ट्रवाद के मॉडल से कई लोग असहमत होंगे और नेहरू के बारे में तो और भी कई तरह की बातें लोग बोलेंगे। ये सब इतिहास नहीं है, ये सब राजनीति है। और इतिहास के पात्रों का जब राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग होता है तो फिर उसके अंदर तमाम प्रकार की राजनीतिक दुर्भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं। सावरकर के साथ भी वो राजनीतिक दुर्भावना शामिल है, नेहरू के साथ भी शामिल है, गांधी के साथ भी शामिल है। लेकिन जब मैं हिस्टोरियन के तौर पर देखूंगा तो मैं अच्छा और बुरा आपको चाहे जैसा भी लगे, मैं अपनी ओर से वो बता दूंगा जो मैंने इतिहास में देखा समझा। उसमें से कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपको बुरी लग जाएगी क्योंकि आप सावरकर के विरोधी होंगे। आपको कुछ बातें इसलिए भी बुरी लग जाएंगी क्योंकि आप सावरकर के समर्थक होंगे। लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप समर्थक हैं कि विरोधी हैं। आपको मेरी बात यदि बुरी लगती है तो इसमें बुराई मेरी बात में नहीं होगी, बुराई इस बात में होगी कि आप बेसिकली समर्थक और विरोधी के चश्मे से इतिहास पढ़ रहे हैं। आपको चश्मा उतार कर अपनी खुली आंखों से इतिहास पढ़ना चाहिए। समझ गए? अरे वाह आकाश कनौजिया चलिए, गांधी के अंदर की बात में हम लोग कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन कामयाब रहा कि नहीं रहा। क्या हम लोगों के रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है? अंजलि जायसवाल, अभी जब अंतिम दिन आएगा तो उस दिन आप लोगों के रिक्वेस्ट का वैल्यू है कि नहीं उस संदर्भ में कुछ बताऊंगा। 2 दिन तो अभी और पढ़ाने दो, उसके बाद रिक्वेस्ट का कोई वैल्यू यदि नहीं करूंगा तो कह देना सर ने मेरी बात में कोई भी मेरी बात का मान नहीं रखा। अभी 2 दिन और पढ़ाने दो, उसके बाद फिर तुम लोगों के रिक्वेस्ट के एवज में मैं तुम लोगों के लिए क्या ऑफर कर सकता हूं वो हम लोग बता देंगे।
ठीक है। अब चल के देखो बेटा, परिणाम में प्रथम दृष्टया यह आंदोलन विफल रहा। प्रथम दृष्टया यह आंदोलन विफल रहा। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट यह है कि इसका प्रभाव यह पड़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन अब परिपक्व हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन अब परिपक्व हो गया और आगे का मार्ग और भी प्रशस्त हुआ। इन्हीं दो श्रेणियों में बांटकर हम असहयोग आंदोलन के परिणाम को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि प्रथम दृष्टया, माने जब हम पहली नजर में देखते हैं तो यह आंदोलन कामयाब नहीं दिखता। कैसे कह सकते हो कि कामयाब नहीं है? तो आपकी कामयाबी देखने के लिए हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपने क्या उद्देश्य रखा था, क्या वादा किया था। तो उद्देश्य था स्वराज। स्वराज मिला क्या? स्वराज मिला क्या? तो नो। जब स्वराज मिला नहीं तो आप नाकामयाब हो गए। दूसरी बात देखो कि कोई संवैधानिक सुधार भी नहीं हुआ। कोई संवैधानिक सुधार भी नहीं हुआ। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के बाद में 1909 का एक्ट आया था, तो एक थोड़ा सा तो सुधार हुआ था, भले स्वराज नहीं मिला था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा था सरकार के डिसीजन के ऊपर। यहां पर क्या है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन सरकार ने स्वराज तो नहीं ही दिया, कोई संवैधानिक सुधार जैसा भी कार्य नहीं किया कि जिससे हमको आपकी कामयाबी दिखाई दे। इसका कारण यह है कि 1919 में ऑलरेडी संवैधानिक सुधार किया गया था। उस संवैधानिक सुधार के बाद विरोध आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए सरकार तत्काल कोई संवैधानिक सुधार करने को तैयार नहीं हुई। अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा, तो इसका मतलब सरकार स्वदेशी आंदोलन से ज्यादा डरी थी और इससे कम डरी है, ऐसी बात नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के बाद इसलिए संवैधानिक सुधार हुआ क्योंकि पिछला संवैधानिक सुधार 1892 में हुआ था। 1892 के संवैधानिक सुधार के 12 साल बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और स्वदेशी आंदोलन के आरंभ होने के 4 साल बाद अगला संवैधानिक सुधार अधिनियम आया। तो हम ये कह सकते हैं कि
जो संवैधानिक सुधार अधिनियम 1909 आया था उससे हमें कुछ हद तक तो स्वदेशी आंदोलन की कामयाबी दिखती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सरकार उस आंदोलन से ज़्यादा डरी थी और अधिनियम ले आई, और असहयोग आंदोलन से नहीं डरी इसलिए कोई अधिनियम नहीं लाई। इतिहास को प्रॉपर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि चूंकि असहयोग आंदोलन के ठीक पहले एक सुधार अधिनियम आया था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन आया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस आंदोलन से सरकार कम डरी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इतना नहीं डरी कि स्वराज दे दी, और स्वराज देना तो दूर की बात है, इतना भी नहीं डरी कि तत्काल कोई सुधार अधिनियम ले आए या 1919 का ही कुछ अतिरिक्त विस्तार कर दे। सरकार ने इसकी मांग को रेस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता का लक्ष्य अंततः विफल और कमजोर हुआ। कि जब आंदोलन चल रहा था तब तो कुछ उदाहरण हमें मिले हैं कि जिससे लगता है कि एकता मजबूत हो रही थी, लेकिन आंदोलन की वापसी के बाद हम ये देखते हैं कि खिलाफत कमेटी वाले ने कांग्रेस के ऊपर और गांधी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया और वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के उद्देश्य को कामयाबी नहीं मिली, बल्कि गांधी की विश्वसनीयता भी कुछ हद तक घटी। पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज में गांधी की स्वीकृति और विश्वसनीयता में कमी आई, और ये आगे चलकर देश की एकता को मजबूत करने की गांधी की संभावना को कमजोर करने वाली बात सिद्ध हुई। ठीक है, ये मैंने कल बता भी दिया था। उसके बाद फिर तीसरी बात क्या है कि आंदोलन की वापसी के बाद एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन हुआ। एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन हुआ। अब कांग्रेस के इस विभाजन के बारे में कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी तत्काल सिर्फ इतना ही से काम चला लीजिए कि कांग्रेस में विभाजन हुआ। तो इन तीनों बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कामयाब नहीं हुआ। फिर देखो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं पर्सिवल स्पीयर नाम से, वो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन को हम सफल नहीं कह सकते, लेकिन पूर्णतया विफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बना दिया। भले लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष चाहिए ना, तो संघर्ष को इसने ज्यादा सशक्त कर दिया था। कैसे संघर्ष को सशक्त कर दिया था? पीछे जो बता चुका हूं उसी को पॉइंट में लिख लेंगे कि अब इसका संगठन मजबूत हो गया, अब इसका जनाधार बढ़ गया, क्षेत्रीय आधार बढ़ गया, इसका नेतृत्व स्पष्ट हो गया, इसका स्पष्ट कार्यक्रम
और विचारधारा का विकास हो गया। जिसके बदौलत आंदोलन आगे चलकर कामयाब हुआ, जिसके बदौलत आंदोलन आगे चलकर कामयाब हुआ। अरे कोई बच्चा क्लास में अश्लील बात कर रहा है क्या? एक बच्चे ने कंप्लेन किया है। मुझे मालूम नहीं कि किसने क्या बात किया है, लेकिन बच्चों, क्लासरूम में यदि हो तो इस तरीके के चैट बॉक्स का दुरुपयोग न करो, और कोशिश करो कि चैट बॉक्स में सिर्फ सवाल जवाब करें। और दूसरी बात यह है कि यदि तुम लोग एक दूसरे से दुआ सलाम भी करते हो तो ऐसी स्थिति में राम राम तक ही सीमित रहो, सलाम सलाम तक ही सीमित रहो। इसके अलावे ऐसे ही मत और मतवाद इसमें उलझ के विवाद न करो। संवाद के लिए तो ये जगह ठीक है, विवाद के लिए तो तुम लोगों का आसपास ही इस तरीके का माहौल मिल जाएगा, तुम लोग चाहो तो विवाद कर सकते हो। लेकिन कहाँ इस सब तरह की चीज़ें करते हो क्लास में। चलो, तो मैंने कहा कि संगठन मजबूत हुआ, जनाधार बढ़ा, क्षेत्रीय आधार बढ़ा, एक स्पष्ट नेतृत्व आया, स्पष्ट विचारधारा आ गई, कार्यक्रम आ गया, कार्यप्रणाली आ गई। तो स्वाभाविक रूप से इसके बदौलत ये चीज़ें डेवलप हो गई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। और आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो लक्ष्य आज नहीं प्राप्त हुआ तो कल हो जाएगा। बस यही बात है जिसके आधार पर परसिबल स्पीयर ने कहा था कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एडल्ट हो गया था, अब वह वयस्क हो गया था। मैंने इसीलिए लिखा परिपक्व हो गया था। इसके साथ में ही मैं कह सकता हूं कि हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोगों को चलना है 1922 1923 की विभाजन की राजनीति। गांधी की जेल यात्रा, बेलगाम कांग्रेस, ये बेलगाम जगह का नाम है, बेलगाम कांग्रेस मत पढ़ लीजिएगा। बेलगाम एक जगह का नाम है, ऐसा ना हो जाए कि तुम इसे पढ़ लो बेलगाम कांग्रेस। यहां बेलगाम जगह है, बेलगाम कांग्रेस। फिर क्रांतिकारी, राष्ट्रवाद, कांग्रेस, की आगे की प्रतिक्रिया, और साइमन कमीशन, साइमन कमीशन
साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम इस क्रम में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कल कहानी सुनाया था, फिर समझाया लिखाया था, अब भी वही काम करूंगा। तो कहानी के तहत सबसे पहली कहानी आ रही है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में 4 ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे जिसमें लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध के लिए उत्प्रेरित करने की कोशिश की गई थी, और इस तरीके से गांधी ने राजद्रोह का व्यवहार किया और लोगों को राजद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए गांधी के ऊपर इंडियन पीनल कोड की धारा 124A के तहत मुकदमा चलाया जाए और गांधी को इसके अनुसार कठोर सजा दी जाए। गांधी की गिरफ्तारी इस उम्मीद में की गई थी कि कांग्रेस के अंदर आंदोलन की वापसी को लेकर गांधी का विरोध शुरू हो गया था। खिलाफत कमेटी वाले भी आंदोलन की वापसी को लेकर गांधी का विरोध कर रहे थे। सरकार को लगा कि इसी समय यदि हम भी गांधी के खिलाफ दमन चक्र चला देंगे तो गांधी नाम का जो फेनोमेना उभर कर आया है भारतीय राजनीति के अंदर, वो फेनोमेना इसी समय दब के मर जाएगा। लेकिन गांधी ने खेल पलट दिया। वो कैसे? तो इस तरीके से कि गांधी पर सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि उन्होंने राजद्रोह किया। गांधी से पूछा गया कि आप अपने बचाव के लिए कोई वकील करेंगे क्या? तो गांधी ने कहा नहीं, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वकील हूं। गांधी को कहा गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, आप बताइए आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। नंबर 1 कि वो आर्टिकल मेरे हैं और मैंने लोगों को सरकार के विरुद्ध खड़ा करने की भावना के साथ ही ये आर्टिकल्स लिखे थे, और लोग इसमें मेरी बात से सहमत हुए और सरकार के विरोध में खड़े हो गए। इसे मैं अपनी कामयाबी मानता हूं। अतः मेरे ऊपर यदि राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं इस आरोप से सहमत हूं, मैं राजद्रोही हूं। आपको इसके लिए जितनी कठोर सजा देना है आप दे दीजिए। आप इस लाइन को पकड़ कर देखो तो आपको लगेगा कि गांधी ने राष्ट्रवादियों के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमों की जो अदालती दशा होती थी, अदालत का जो परिदृश्य होता था, उसी को पलट दिया। पहले राष्ट्रवादी अपने ऊपर लगे हुए आरोप को नकारते थे और सरकार आरोप को सिद्ध करने की कोशिश करती थी, और आरोप सिद्ध होता था, उन्हें जेल भेजा जाता था। तिलक जी यही किए थे।
गांधी ने आरोप स्वीकार किया और सजा इनवाइट किया। यहां से राजद्रोह एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया कि जिसे गांधी ने आम लोगों के बीच इस तरीके से पहुंचा दिया कि राजद्रोह ही बेसिकली राष्ट्रवाद है। पहले राजद्रोह के आरोप को लोग नकार रहे थे। गांधी ने समझिए कि सांड को उसके सींग से पकड़ के घुमा दिया और कहा कि राजद्रोह का आरोप मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। हां, मैंने किया है राजद्रोह, मैं हूं राजद्रोही। और तब सरकार के पक्ष के वकील ने गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया कि गांधी के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई है और गांधी को हम अहिंसक नहीं कह सकते हैं। गांधी ने जिस तरह का कार्य किया उसमें हिंसा हुई और इस हिंसा के लिए गांधी दोषी है और सही अर्थों में गांधी अहिंसक है ही नहीं। इसके जवाब में गांधी ने कहा कि हिंसा हुई है मेरे राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान, इस बात को लेकर मैं सहमत हूं और दुखी भी हूं। मैं उन लोगों को बिल्कुल ही गलत मानता हूं जो उत्साह में आकर हिंसा का रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन यह बात गलत है कि मैं अहिंसक नहीं हूं या मेरी विचारधारा और मेरा कार्यक्रम अहिंसक नहीं है। मेरी विचारधारा का पहला और अंतिम अनुच्छेद अहिंसा है। तब जज ने इंटरवीन किया और कहा कि मिस्टर गांधी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप अहिंसक हैं, लेकिन आपको भी तो यह मानना पड़ेगा ना कि आपने कानून तोड़ा है, और कानून जब तोड़िएगा तो अराजकता आ जाती है, और लोगों को यदि आपने सरकार के विरुद्ध खड़ा किया तो इसका मतलब है कि आपने अराजकता इनवाइट किया। तो गांधी ने कहा कि हां, मैंने ऐसा किया है। मैं जानता हूं कि जब मैं लोगों को सरकार के विरुद्ध खड़ा करता हूं तो सरकार के विरोध में खड़ी जनता अराजकता ला सकती है, लेकिन मैं ऐसा करने को गलत नहीं मानता। मैं सत्य का सिपाही हूं, सत्य के रास्ते पर चल रहा था। आपका कानून, आपका सिस्टम पिशाच की प्रकृति का है, माने वो एविल है, वो बुरा है, और वो सत्य के रास्ते में आ जाता है। तो सत्य के रास्ते में यदि कानून आ जाएगा तो मैं कानून तोड़ दूंगा। मैं कानून के लिए सत्य को तो नहीं छोड़ूंगा। कानून को सत्य के अनुकूल होना चाहिए, न कि सत्य को कानून के अनुकूल अपने को अनुकूलित करना चाहिए। आपका कानून मेरे सत्य के रास्ते आ गया, मैंने कानून तोड़ दिया, और आपको मैं आगाह करता हूं कि आप मुझे कठोर से कठोर सजा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा और ये कानून बना रहा तो मैं फिर उसका उल्लंघन करूंगा। जब तक आपकी सरकार और सरकार के कानून का चरित्र पैशाचिक रहेगा, गांधी का चरित्र राजद्रोही ही रहेगा। ये अदालती दृश्य भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही पलट दिया। जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन और राजद्रोह को गांधी ने मिला दिया, कि राजद्रोह करना राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यक्रम का एक हिस्सा है। सरकार साम्राज्यवादी है, जनता का हित राष्ट्रीय आंदोलन में है, दोनों में टकराव है। जनता को आंदोलन की ओर मुड़ना है, सरकार के विरोध में खड़ा होना है। एक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जनता एक दूसरे के दो विरोधी कैंप हैं, और हिंदुस्तान की जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए।
और सरकार हिंदुस्तान की जनता के इस रवैये को राजद्रोह कहती है, तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को राजद्रोही हो जाना चाहिए। इसने हिंदुस्तानी राजनीति के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को नए तरीके से डिजाइन किया। मैंने कहा कि गांधी ने सांड को उसके सींग से पकड़ के घुमा दिया। उन्होंने सोचा था कि हम इस रास्ते गांधी को फिनिश कर देंगे। गांधी ने इसी रास्ते फिर से अपने आप को हिंदुस्तानी राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा सिद्ध कर दिया। गांधी जेल में थे, लेकिन गांधी दिल में भी आ गए। तो यह बात समझ में आ गई। अब अगला मुद्दा क्या है बच्चों, कि जब गांधी जेल में थे तो उसी समय प्रश्न यह उठा कांग्रेस के अंदर कि अब हमें क्या करना चाहिए। कांग्रेस की भविष्य की योजना क्या होगी, इस विषय को लेकर कांग्रेस के अंदर गतिरोध शुरू हो गया। उस गतिरोध की ओर जाने के पहले मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त नोट लिखा देता हूं सत्याग्रह के ऊपर। लिखो लिखो सत्याग्रह। सत्याग्रह गणेश देवस्कर की रचना क्या थी? देशेर खातिर। देशेर खातिर या देशेर मतलब समझते हैं ना, देश, देश के लिए। क्या बाय वीक के राखी दुबे, कहाँ चली राखी दुबे जी क्लास छोड़ के? पीके ब्रो, परेशान है तुझे हंसी आ रही। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो। सर, उस समय के कांग्रेस एंड आज के कांग्रेस के बारे में क्या कहना है आपका? देखो बेटा, उस समय की जो कांग्रेस थी वो एक आंदोलन थी। उस आंदोलन के अंतर्गत जो भी लोग शामिल हो रहे थे वो शामिल हो रहे थे साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान देने के लिए। उसमें ये बात तो तय थी कि हर हाल में कांग्रेस में शामिल होने का लोगों को नुकसान ही था, क्योंकि साम्राज्यवादी सरकार आपको इसके लिए प्रताड़ित करेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर उस समय अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए थे, जिसके अंतर्गत कई ऐसे नेता भी थे जो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी थे। कई ऐसे नेता थे जो हिंदू सभा के मेंबर भी थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। तो कांग्रेस की विचारधाराओं में काफी विविधता थी। कई ऐसे नेता थे जो पूंजीवाद की विचारधारा को मानते थे, कई ऐसे थे जो समाजवाद को मानते थे। जैसे कि सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब पूंजीवाद की विचारधारा को मानते थे। राजेंद्र प्रसाद, ये सब पूंजीवाद की विचारधारा को मानते थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब समाजवाद की विचारधारा को मानते थे। आप ये भी देखोगे कि कांग्रेस के अंदर उस समय सरकार में आने की जल्दी नहीं थी। कांग्रेस चाहती तो 1919 के अधिनियम के मुताबिक चुनाव लड़ सकती थी और कई जगहों पर मंत्री बन सकते थे कई सारे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने 1937 में चुनाव में भागीदारी भी किया, तो भागीदारी करने के बाद 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। ज्यादातर जगहों पे सीधा सीधा प्रत्यक्ष बहुमत कांग्रेस को था, कुछ जगहों पर गठजोड़ से उनकी सरकार बनी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार गठन करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई। उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि
1935 के जिस अधिनियम के आधार पर सरकार के निर्माण की बात हुई थी, उस अधिनियम में इमरजेंसी का एक ऐसा प्रोविजन था कि जिसका इस्तेमाल गवर्नर जनरल चुनी हुई सरकारों के विरुद्ध कर सकता था। तो गवर्नर जनरल को यह वादा करना पड़ा कि हम इस इमरजेंसी के प्रोविजन का इस्तेमाल रेयर केस में ही करेंगे। तो जाकर कांग्रेस ने सरकार बनाया, और सरकार बनाया 1937 में, और 1939 में सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 8 की 8 सरकारों से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सरकार ने भारत को इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध में घोषित कर दिया, युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, क्योंकि भारत को उस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। और भारत युद्ध में शामिल हुआ तो भारतीय लोग लाखों की संख्या में मरेंगे, भारतीय धन का अपव्यय होगा, भारत में कर में वृद्धि होगी, भारत में महंगाई में वृद्धि होगी। और उस युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया गवर्नर जनरल की ओर से। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के इंटरेस्ट में काम करना था। इसके विरोध में कांग्रेस की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में। कांग्रेस के नेता, अधिकांश नेता जेल चले गए। गांधी सबसे बड़ा नेता थे, कई बार जेल गए। जब मैंने आपको बताया अभी राजद्रोह के मुकदमे में गांधी को सजा दी गई थी, तो गांधी को 6 साल की सजा दी गई थी। हालांकि 6 साल के पहले ही उनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी उनकी। फिर देखोगे यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 के अगस्त महीने में। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, 45 में जाकर रिहाई की गई गांधी की। गांधी के साथ में जवाहरलाल, पटेल, मौलाना आदि तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जो 45 तक जेल में रहे। जवाहरलाल नेहरू तो लगभग 10 साल तक जेल में रहे। कांग्रेस के जितने बड़े नेता आपको नजर आते हैं, उन तमाम बड़े नेताओं में से एक नेता जो सबसे ज्यादा दिन जेल में बिताया है, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय के जो जेल होते थे, वो आज के जेलों की तुलना में काफी कष्टकारी होते थे। ऐसा नहीं है कि ये जेल की सजा भुगत रहे थे तो ये काला पानी की सजा भुगत रहे थे, लेकिन काला पानी की सजा नहीं भुगत रहे थे तो इसका यह भी मतलब नहीं कि वो सजा नहीं भुगत रहे थे, ये भी नहीं कह सकते। काला पानी की सजा नॉर्मली क्रांतिकारियों को ही दी गई थी। कांग्रेस के जो राजनीतिक कार्यकर्ता लोग थे, उन लोगों को जब जेल भेजा जाता था तो जेल में उतनी कठिनाइयां नहीं होती थी। उतनी कठिनाइयां नहीं होती थी तो ये नहीं समझिए कि आरामदायक जेल होता था। जैसे कि आप उदाहरण लेकर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के जेल की स्थिति ये थी कि 8/8 का कमरा होता था। 8/8 के कमरे होते थे। कमरे में सीलन होता था, बदबू आता था, कमरे में कभी चूहा आ जाता था। इस तरह का कमरा होता था। इस तरह के कमरे में रहने के लिए जवाहरलाल तैयार तो थे। जवाहरलाल बहुत समृद्ध परिवार से आते थे, बहुत आलीशान जीवन जीते थे। आंदोलन में शामिल होने के पहले आलीशान जीवन जीते रह सकते थे आंदोलन में शामिल नहीं होते तो, लेकिन उन्होंने कष्ट का यह जीवन स्वीकार किया था। आप ये देखेंगे कि 1942 ईस्वी में जब इनकी गिरफ्तारी होती है, नेहरू, पटेल और मौलाना, इन तीनों को अहमदनगर के किला के अंदर अस्तबल में रखा गया। कहां रखा गया? जहां घोड़े रहते थे। घोड़ों के रहने के जगह पर इनको रखा गया। तो क्या वो आरामदायक जगह था? नहीं। हम ये जरूर कहते हैं कि इनकी कठिनाइयां अंडमान निकोबार में रहने वाले काला पानी के क्रांतिकारियों की तुलना में कम थी, लेकिन हम इनको आरामदायक जेल में रहने वाले लग्जरियस पीपल नहीं कह सकते। कभी कभी क्या होता है कि हम एक को नायक बनाने के चक्कर में न दूसरे के त्याग और बलिदान को नजरअंदाज कर देते हैं। ये हिस्टोरियंस अप्रोच नहीं है। ये आपका अपना मोह और आपका किसी से लगाव, किसी से दुराव का नतीजा होता है कि आप किसी तरीके से देखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो
कांग्रेस उस दौर की राजनीति इस तरह से कर रही थी। आज की तिथि में आजादी के बाद कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते उसका नेतृत्व पहले की तुलना में ज्यादा नियंत्रणकारी हो गया है। उसका कार्यक्रम, उसका विचार पहले की तुलना में ज्यादा ठोस हो गया है। अब हर आदमी अपनी मर्जी से कोई नया विचार नहीं दे सकते हैं। उसके नेतृत्व और उसके कार्यक्रम के विरुद्ध में यदि कांग्रेस का कोई आदमी बोलेगा तो हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और इसके अंतर्गत भी समय दर समय कई परिवर्तन आते रहे हैं। आजादी के बाद जब नेहरूवियन पीरियड था तब कांग्रेस के अंदर तुलनात्मक रूप से ज्यादा आजादी थी सोच विचार की। नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी का पीरियड आया तो शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी का जो पीरियड था उसमें प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस के कई सारे सीनियर लीडर्स मिलके अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया था तो उसके विरोध में कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से ही निकाल दिया। नतीजा यह निकल कर आया कि इंदिरा गांधी ने एक अलग पार्टी बना लिया कांग्रेस आई नाम से, कांग्रेस इंदिरा। यहां से कांग्रेस एक अलग दिशा में चली गई। यहां से कांग्रेस अलग दिशा में जब गई तो उसका कारण क्या है कि इंदिरा गांधी अब अपनी पार्टी की एकमात्र बड़ी नेता रह गई। बाकी सब वो नेता थे जो इंदिरा गांधी के नाम पर जीतते थे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी नेता ईमानदार नहीं थे, कि बाकी नेता योग्य नहीं थे, कि बाकी नेता गलत थे, बुरे थे, लेकिन उनका अपना जनाधार नहीं था। जनाधार इंदिरा गांधी का हो गया और इंदिरा गांधी ने चुनाव में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को धो दिया। जितने बड़े नेता थे उन सब ने मिलकर बनाया कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इंदिरा गांधी ने बनाया कांग्रेस आई। और जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ओ को कुल मिलाकर 35-37 के आसपास ही लोकसभा का सीट मिल पाया और इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। यहां से इंदिरा गांधी पॉलिटिकली सुप्रीमली पावरफुल हो गई। यहीं से कांग्रेस के अंदर परिवारवाद भी आ गया। यहीं से कांग्रेस के अंदर अलोकतांत्रिक बातें भी आ गई। यहीं से कांग्रेस के अंदर चापलूसी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद कांग्रेस की राजनीति को आप लोग देखे ही होंगे, तमाम प्रकार की बुराइयां आई। वो तमाम बुराइयां समय के साथ बढ़ती गई। अब आप ये जो कहिएगा कि कांग्रेस में बुराइयां हैं, बाकी सारी पार्टियां जो है सब गंगा में नहा के आई हैं, तो इसका मतलब है कि आप कांग्रेस विरोधी हैं। मैं इतिहासकार हूं, मैं कांग्रेस पढ़ाऊंगा तो कांग्रेस की बुराइयां बता दूंगा, लेकिन जब किसी दूसरी पार्टी के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसकी भी बुराइयां बता दूंगा। उसके बाद में फिर बाकी आप लोग तुलना करते रहिए, पढ़ते रहिए। समझ गए? तो सत्याग्रह, सत्याग्रह लिखो। सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के ऊपर दृढ़तापूर्वक, सत्य के ऊपर दृढ़तापूर्वक टिके रहना। सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के ऊपर दृढ़तापूर्वक टिके रहना। आचार्य रजनीश ने गांधी को क्यों हिंसावादी कहा? आचार्य रजनीश कोई दार्शनिक वोर्शनिक नहीं थे, वो बिना मतलब बाचाल आदमी थे और पढ़े लिखे आदमी थे, तर्कशील थे, तार्किक थे। तार्किक आदमी की एक खासियत होती है कि कोई भी बात बोलेगा तो प्रभावशाली लगेगा, लेकिन वो कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे और दो तरह की बातें एक दूसरे के विरोध भी हो जाएगी, एक दूसरे का खंडन भी कर देगी। तो आचार्य रजनीश कोई दार्शनिक थोड़े थे, आचार्य रजनीश कोई विवेकानंद थोड़े थे। आचार्य रजनीश ऐसे ही थे,
उनके जैसे बहुत हुए, बहुत होंगे। वो बहुत अच्छे ओरेटर थे, वो बहुत अच्छे लॉजिशियन थे, वो प्रभाव पैदा करते थे लोगों के ऊपर। हर आदमी जो प्रभावशाली है, हर आदमी जो लोकप्रिय है, हर आदमी जो अच्छा बोलता है, हर आदमी जो लॉजिकल बोलता है, उसको आप दार्शनिक थोड़े कर सकते हैं। हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। आचार्य रजनीश गांधी की कसौटी तय करेंगे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन अब आगे बढ़ो, लिखो, सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के ऊपर दृढ़ता पूर्वक टिके रहना। गांधी ने सत्य की खोज, गांधी ने सत्य की खोज किया था, सत्य की खोज किया था, और वो उस रास्ते पर ही चल रहे थे, रास्ते पर ही चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का नाम दिया। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का नाम दिया। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का नाम दिया। अपनी आत्मकथा को माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का नाम दिया। और आग्रह का तात्पर्य यह है, आग्रह का तात्पर्य यह है कि अपने सत्य पर टिके रहना और असत्य का विरोध करना, असत्य का विरोध करना। इसके तहत यदि राज्य और कानून असत्य का प्रतीक नजर आए तो उसका भी विरोध कर देना, उसका भी विरोध कर देना। तो उसका भी विरोध कर देना, तो उसका भी विरोध कर देना। इसीलिए इसीलिए गांधी ने चंपारण में भी पुलिस कप्तान की बात, इसीलिए गांधी ने चंपारण में भी पुलिस कप्तान के आदेश का उल्लंघन किया था। कोमा खेरा में भी किसानों को कर देने से रोक दिया था। खेरा में भी किसानों को कर देने से रोक दिया था। किसानों को भी कर देने से रोक दिया था।
उन्होंने उन्होंने कृषकों को बारदोली में भी कर देने से रोक दिया था। अखबारों में लिखकर भी उन्होंने राजद्रोह को बढ़ावा दिया। अखबारों में लिखकर भी उन्होंने राजद्रोह को बढ़ावा दिया। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक कानून तोड़कर लोगों को भी कानून तोड़ने का न्योता दिया। लोगों को भी कानून तोड़ने का न्योता दिया। लोगों को भी कानून तोड़ने का न्योता दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को अहिंसा के दायरे में रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहिंसा के दायरे में रहते हुए विरोध का हर संभव उपाय अपनाने की आजादी दिया था। हर संभव उपाय अपनाने की आजादी दिया था। हर संभव उपाय अपनाने की आजादी दिया था। यहां यह भी स्मरणीय है कि गांधी ने अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए कहा था कि गांधी ने अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए कहा था कि गांधी ने अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए कहा था कि गांधी ने अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए कहा था कि इसमें हिंसा का निषेध मात्र नहीं है, हिंसा का निषेध मात्र नहीं है, बल्कि इसके तहत सभी के लिए प्रेम, सेवा, सदाचार
सद्भाव, समभाव, कल्याण जैसी भावनाएं हैं, जैसी भावनाएं हैं। यह भी स्मरणीय है कि गांधी सिर्फ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते थे। गांधी सिर्फ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते थे, उन्होंने अछूतोद्धार के लिए भी सत्याग्रह किया था। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए भी संघर्ष किया था। और फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन इसलिए किया था ताकि डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग वापस लेने के लिए तैयार कर सके। यहां तक कि उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए भी प्रायश्चित के तौर पर भी सत्याग्रह किया था। प्रायश्चित के तौर पर भी सत्याग्रह किया था। बस रुक जाइए, यहीं पर रुककर अब हम इसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया। अब लिखने का काम कंप्लीट हो गया है, एक प्रश्न का उत्तर अपने आप कंप्लीट है ये। अब आप समझने की कोशिश करिए कि गांधी कह रहे हैं कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक टिके रहना। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? तो सत्य का मतलब है कि कोई भी मसला उनके सामने में आ जाएगा तो उनकी दृष्टि में जो सत्य है वो उसी के मुताबिक समाज को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक राजनीति को गढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिसके मुताबिक वो समाज और राजनीति को गढ़ना चाह रहे हैं उसके साथ वह लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और जब वो अपने मुताबिक समाज और राजनीति को गढ़ना चाहते हैं तो उसके विरोध में जो है वो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे। यदि वो
राष्ट्रहित चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं, और सरकार उसके विरुद्ध खड़ी है तो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। यदि वो चाहते हैं कि नमक के ऊपर कर न लगे और सरकार नमक के ऊपर कर लगाएगी तो नमक का कर उनकी दृष्टि में गलत है तो कानून तोड़ देंगे। और यदि वो चाहते हैं कि अछूत किसी को न माना जाए और यदि कोई अछूतोद्धार के विरुद्ध है, कोई यदि रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी व्यवहार करता है और वह अनटचेबिलिटी को मानता है और अनटचेबिलिटी को अमल में लाता है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और फिर यदि वो सोचते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल होना चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए, तो वो खुलकर कहते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू सोसाइटी में जो दलित समाज है, जिसे अनटचेबल के तौर पर ट्रीट किया गया है, उसको बराबरी पर लाना चाहिए, लेकिन उसको हिंदू समाज से बाहर एक अलग कम्युनिटी के रूप में स्वीकृति देना एक गलत बात है वो हिंदू ही, उसे हम गैर हिंदू नहीं कह सकते। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि उसको हिंदू के रूप में कभी भी अन्य हिंदुओं की तुलना में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाएगा, उसे बराबरी नहीं मिल पाएगी। गांधी कह रहे हैं कि बराबरी देने के लिए और कई रास्ते खोजे जाने चाहिए, चाहे नैतिक रास्ता हो, धार्मिक रास्ता हो, चाहे राजनीतिक रास्ता हो, कि उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दो, उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर दो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से उनको मजबूत बनाओ, उनके लिए कुछ आर्थिक संरक्षण का इंतजाम करो, शैक्षणिक क्षेत्र में उनको वरीयता दो और उनको शिक्षा से, आर्थिक स्तर से मजबूत करो। गैर दलित समाज में जो उनके विरुद्ध भाव है, उस भाव की शुद्धि की कोशिश करो। राष्ट्रवाद से सबको जोड़ो, राष्ट्रवाद दोनों के बीच में पुल का काम कर सकता है, कचरा भुवन एक टीम में खेल सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से दलित समाज को गैर हिंदू के रूप में कन्वर्ट न करो। इस बात को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में मतभेद था। अंबेडकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग रखे कि दलितों को, जिसे कि उस समय वो डिप्रेस्ड क्लास कहा करते थे, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को गैर हिंदू के रूप में मान्यता दी जाए और उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी जाए। तो उनको जब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था देने की मांग हुई अंबेडकर जी की ओर से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका प्रधानमंत्री हुआ करता था रेमजे मैकडॉनल्ड, उसने इसको स्वीकृति दे दिया। रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए जाने की जो घोषणा की गई, उसी को कहा जाता है मैकडॉनल्ड अवार्ड। कौन था मैकडॉनल्ड? तो रेमजे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने यह घोषणा किया था कि हम हिंदू समाज से अलग समाज के रूप में, कम्युनिटी के रूप में दलितों की पहचान करेंगे, मैंने डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की पहचान करेंगे, और उन लोगों के लिए न सिर्फ विधायी सभा में सीटों का आरक्षण होगा, बल्कि उनके उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का ही होगा। जैसा कि 1909 में मुसलमानों के लिए किया गया था और 1919 में ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और सिखों के लिए किया गया था, उसी तरीके का प्रावधान दलितों के लिए किया जाएगा, ये कहा प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड ने। ये अंबेडकर जी की मांग की स्वीकृति थी और गांधी जी के विचार की अस्वीकृति। गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में थे, पूना में, यरवदा जेल में थे।
और वहीं पर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका क्या उद्देश्य था? क्या वो आमरण अनशन करके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे? तो नहीं। ये तो गांधी जी को भी पता था कि आमरण अनशन करेंगे हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, तो सरकार अनशन तुड़वाने के बजाय इस बात की कोशिश करेगी कि मरने दो इस बूढ़े को, हमें मारना भी नहीं पड़ेगा, ये मर भी जाएगा। क्योंकि गांधी को यदि अंग्रेज मारेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठ सकती है। गांधी यदि आमरण अनशन करके मर जाएं तो अंग्रेजों को गांधी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो आमरण अनशन कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध, क्योंकि उनको यह पता है कि अंबेडकर इंडियन है, अंबेडकर हमसे विचारों से अलग हैं, उनका स्टैंड अलग है, लेकिन वो जाति तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। वो हमारी मृत्यु नहीं चाहेंगे। यदि कोई गुंजाइश होगी समझौते की तो गुंजाइश के आधार पर समझौता करेंगे। और फिर गांधी को यह लग रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के हित की लड़ाई लड़ने वाले एक बड़े चैंपियन लीडर हैं और मैं भी दलितों के हित की लड़ाई लड़ने वाला एक लीडर हूं, तो दोनों के बीच में मीटिंग पॉइंट आ सकता है। और अंतोगत्वा इसी रास्ते मीटिंग पॉइंट आ भी गया। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी दबाव पड़ा कि गांधी जी की तबीयत खराब होती जा रही है, गांधी जी मर जाएंगे, अंबेडकर जी आप अपने स्टैंड से पीछे हटिए, अंबेडकर जी समझौता कीजिए। तो गांधी जी को समझाने और मनाने और उनसे समझौता करने के लिए अंबेडकर जी चले जाते हैं इरवदा जेल पुणे में। इस क्रम में एमसी रजा भी शामिल हैं जो एक और दलित नेता थे, और मदन मोहन मालवीय भी शामिल हैं जो ब्राह्मणों की ओर से प्रतिनिधित्व करने आए थे, अपर कास्ट हिंदू की ओर से प्रतिनिधित्व करने आए थे। और बीच में समझौता होता है। समझौते में यह बात तय की जाती है कि दलित समाज को मजबूत करना है, इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है। मजबूत करने का तरीका क्या होगा, इसको लेकर मतभेद था। तरीके के तौर पर अंबेडकर जी ने कहा था पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए, गांधी ने कहा कि नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की मांग से पीछे हटते हैं, वो मांग हम विड्रॉ करते हैं, इसके बदले में आप क्या देंगे? तो फिर गांधी जी, मदन मोहन मालवीय आदि ने मिलकर कहा कि 1932 ईस्वी में मैकडोनल्ड ने जब यह कहा था कि दलितों को हम पृथक निर्वाचक मंडल देंगे, तो यह भी कहा था कि दलितों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। उन्हीं आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवार जो दलित होंगे उनको वोट से दलित देंगे, तो आरक्षित सीटों की संख्या दोगुनी कर देंगे हम। जितने सीटों का आरक्षण किया था मैकडोनल्ड ने, उसकी तुलना में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोगुनी कर दी गई। बात सिर्फ यह हुई कि उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ दलित होंगे, लेकिन वोटर गैर दलित भी होंगे, ताकि धीरे धीरे दलित और गैर दलित दोनों ही पॉलिटिकली एक जगह पर काम करते रहें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रास्ते धीरे धीरे ये दूरियां मिट जाएंगी। समय लगेगा, लोकतंत्र रातों रात समाधान नहीं देता है। लेकिन तुम एक बात गौर करके देखो कि दलित समाज और पिछड़ी जाति के समाज की संख्या अग्री जाति के समाज की तुलना में तो ज्यादा है। और जिस दिन लोकतंत्र परिपक्व होगा उस दिन क्या अग्री जाति के लोग अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स को डिक्टेट कर सकते हैं? ये नहीं कर पाएंगे। मे बी कि 10, 20, 25, 50 साल लग जाएगा, लेकिन इसका समाधान आएगा और अस्थायी समाधान आएगा। किंतु यदि दलित और ब्राह्मण और यहां पर ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी दलित की बात कर रहे थे उस समय 1932 में, या अंबेडकर जी बात कर रहे थे, तो उस समय दलित के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ वही जातियां थी जिन्हें आज आप शेड्यूल कास्ट के रूप में जानते हैं। और उनके शोषक सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, या ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ जैसी जातियां मात्र उनका शोषण नहीं करती थी, यादव भी उनका शोषण करते थे, कुर्मी भी शोषण करते थे, जाट भी शोषण करते थे।
ऐसा थोड़ा ना है कि यादव और दलित के बीच में एकदम दोनों में है कि भाई 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 भाई, ऐसा नहीं है। समाज में यादव भी कुछ जातियों को अनटचेबल जाति मानता था, और ट्रेडिशनल यादव आज भी मानता है कई लोगों को अनटचेबल, जैसे कि ट्रेडिशनल ब्राह्मण मानता है या ठाकुर मानता है। और मैं जो बोल रहा हूं, आपने इसका कुछ ना कुछ अनुभव तो किया ही होगा। हां, यह बात तय है कि आज के डेट में अब वो बात कम हो गई है, और यह भी बात सही है कि ब्राह्मण थोड़ा ज्यादा रिजिड है अपने विश्वास को लेकर यादवों की तुलना में, क्योंकि यादव बीच का है, या अन्य जो ओबीसी जातियां वो बीच की हैं, वो शोषक भी हैं और शोषित भी हैं। ब्राह्मण शोषित नहीं है, इसलिए जो ओबीसी की जातियां हैं उनकी जो रूढ़ियां हैं वो उतनी ठोस नहीं है, उनका जो शोषक व्यवहार है वो उतना प्रचंड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनटचेबिलिटी को नहीं मानते थे, वो भी अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते थे। अब चल के तुम देखोगे तो ये बात समझ में आएगी कि धीरे धीरे तो बहुमत में जब पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा होंगे तो अगली जाति के लोगों की जो प्रभुता है वो तो खत्म हो ही जाएगी। लेकिन यदि तुमने इस रास्ते के बजाय दलित को एक अलग कम्युनिटी के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया, तो तुम्हें क्या लगता है इससे समाज के अंदर सौहार्द को बल मिलेगा क्या? मुसलमानों को एक अलग कम्युनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, हिंदू मुस्लिम का टकराव बढ़ा और देश का विभाजन हुआ। और दलित को भी एक अलग कम्युनिटी के रूप में पहचान कर लिया गया होता तो विभाजन होता न होता, नहीं ही होता, लेकिन तब रोज आपस में टसल होता, टकराव होता। आज के डेट में तुम गौर करके देखो तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि यद्यपि आज भी कुछ हद तक दलित विरोधी गतिविधियां आपके सामने में आएंगी, आ रही हैं, लेकिन आज की दलित विरोधी गतिविधियां आज से 20 साल पहले की दलित विरोधी गतिविधियां आज से 50 साल पहले की दलित विरोधी गतिविधियों की तुलना में देखोगे तो कमतर होता जा रहा है। इसे और तेज होना चाहिए था, लेकिन कैसे तेज होगा? शिक्षा से, राजनीति में मैच्योर लोकतंत्र के आने से। कैसे मैच्योर लोकतंत्र आएगा? मायावती जी आई हैं दलित की नेता बनकर, लेकिन मायावती जी ने क्या दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त होने दिया? मायावती जी ने राजनीति को मुट्ठी में कैद कर लिया। क्या समाजवादी पार्टी आई है तो समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक होने दिया? मुलायम सिंह के बाद में आ गए अखिलेश जी, अखिलेश जी के बाद में पता नहीं कौन आएंगे, यहां वंशवाद आ गया। लालू जी के बाद में आ गए उनकी पत्नी, उसके बाद पत्नी के बाद आ गए बेटे, वंशवाद आ गया। रामविलास जी के बाद उनका भाई, उनका बेटा आ गया, वंशवाद आ गया। तो जब आप पिछड़ों की और दलितों की राजनीति को इस रूप में देखिएगा कि वो यद्यपि के पिछड़े हैं, यद्यपि के दलित हैं, लेकिन उन्होंने दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण का रास्ता नहीं खोला। यदि वो रियल माने में इसे सशक्तिकरण का रास्ता दिखाए होते तो ये और मजबूत हो गया होता। यदि उनके कल्याण के लिए कार्य ज्यादा होते तो और मजबूत हो गया होता। यदि उनके लिए बेहतर इकोनॉमिक मॉडल चुना गया होता, उनके पास एम्प्लॉयमेंट आ गया होता, उनकी स्थिति और मजबूत होती, नगरीकरण को और बल मिलेगा, और मजबूती आएगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि आप जैसे जैसे समय बढ़ते हुए देखेंगे वैसे वैसे लगेगा कि इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। किंतु यदि दलित वर्सेस ब्राह्मण या दलित वर्सेस गैर दलित के बीच का अलगाव पैदा करिएगा तो यह अनंत काल के लिए संघर्ष ही पैदा करेगा, अनंतकालीन संघर्ष पैदा करेगा। अंतोगत्वा डॉक्टर अंबेडकर भी अपना कदम पीछे हटाते हैं और यह फैसला होता है कि सीटों का आरक्षण डबल कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी तय होती है उसी समय कि आगे चलकर दलितों के उत्थान के लिए शैक्षणिक और सरकारी नौकरी के स्तर पर यदि आरक्षण देना पड़ेगा तो इसमें रास्ते में व्यवधान नहीं आएगा।
और इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड के तौर पर आरक्षण का प्रावधान कर रहे थे, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आरक्षण से भारतीय राजनीति में विषाक्तता आ जाएगी, जातिवाद राजनीति को डिरेल कर देगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लेकिन आरक्षण होगा तो दलितों के उत्थान को बल मिलेगा, नहीं तो समाज के अंतर्गत शोषक और शोषित का यह जो भेद है वो बना रहेगा। इसलिए आरक्षण जरूरी है, और यदि आप आरक्षण देने से हमको रोकते हैं तो हम ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड की भूमिका से इस्तीफा दे देते हैं। मैं वो संविधान नहीं बनाऊंगा जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया कि गांधी जी भी आरक्षण नहीं चाहते थे, तो अंबेडकर जी ने सरदार पटेल को बताया कि आप गलत बोल रहे हो। गांधी जी ने तो हमको बताया था, हमको कहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात को त्यागने के लिए यदि जरूरत पड़े तो दलितों के उत्थान हेतु आरक्षण करने की व्यवस्था की जा सकती है, चाहे शिक्षा में आरक्षण हो और चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो। फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी तो ब्राह्मण है, पंडित जी माने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल तो ब्राह्मण है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे और आप पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हो। और अंतोगत्वा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, जब आप त्यागपत्र देने तक के हद तक जा सकते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप अपने मुताबिक जो आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं वो कर लीजिए। और यहां से आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई। कुल मिलाकर देखो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि गांधी जी ने यहां भी सत्याग्रह किया था। बात समझ में आ गई? एक मिनट है। तो बच्चों, हमने आप लोगों को ये बताया था कि गांधी ने सत्याग्रह किया तो सत्य के रास्ते पर चलते हुए दृढ़तापूर्वक अमल करना, और दृढ़तापूर्वक अमल करते हुए जो विरोध में नजर आए उसके विरुद्ध खड़ा हो जाना, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का विरोध करना हो, तो उन्होंने विरोध किया। अब आप इनमें से किसी भी एक चीज के प्रति असहमत हो सकते हैं,
आप ब्राह्मणवादी होंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को भी गलत मानेंगे, गांधी को भी गलत मानेंगे। आप यदि आज के दलित नेता के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे तो गांधी जी को इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे कि गांधी जी ने पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था। बट गांधी एक ऐसे नेता थे जो इसकी चिंता नहीं करते थे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो सत्य की अपनी समझ बनाते थे, उसको वो समाज में लागू कराने की कोशिश करते थे, और जब वो समाज में लागू कराने की कोशिश करते थे तो इस क्रम में जो विरोध में नजर आए उसके विरुद्ध वो खड़े हो जाते थे। लेकिन उनकी राजनीति हर हाल में अहिंसक होती थी। चाहे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करना हो, चाहे ब्राह्मण का विरोध करना हो, चाहे किसी का भी विरोध करना हो, जिसका भी विरोध करना हो वो अहिंसक विरोध ही करेंगे। यहां तक कि जब उनको लगता था कि उनके कारण कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो प्रायश्चित भी करते थे, और उसके लिए भी वो 20-20, 21-21 दिन का उपवास करते थे। ये खुद के खिलाफ किया गया सत्याग्रह है, ये खुद के खिलाफ किया गया सत्याग्रह है कि जिसमें वो प्रायश्चित कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो आंदोलन शुरू कराया उसमें हिंसा खूब हुई। उस हिंसा के विरुद्ध उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने आंदोलन को क्रिटिसाइज नहीं किया। सरकार ने गांधी को कई दफा कहा कि आंदोलन में हिंसा हो रही है, आप हिंसा की आलोचना कीजिए। गांधी जी ने कहा कि आपके द्वारा की गई हिंसा के जवाब में प्रतिहिंसा हो गई है, आप दोषी हैं, आपने हिंसा को भड़काया है, हम आपके कहे के मुताबिक आंदोलन की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो अहिंसा को मानते हैं, तो हिंसा जो हुई है उसके लिए अपने को जिम्मेदार मानते हैं और इसके लिए प्रायश्चित करते हैं। 21 दिनों तक उपवास रखे थे प्रायश्चित के लिए। ये अपने विरुद्ध किया गया सत्याग्रह है। तो कुल मिलाकर आपको यह अंदाजा लग गया कि सत्याग्रह क्या है, और उसमें कई उदाहरण हमने भर दिया, चाहे वो चंपारण में हो, चाहे खेरा में हो, चाहे वह जो यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा था राजद्रोह के आरोप में, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ना हो, चाहे वो इधर यरवदा जेल में उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने सत्याग्रह का परिचय दिया, या अपने ही विरुद्ध प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 21 दिन का उपवास किया था। वो तो कई सारे उदाहरण हो गए, और लास्ट में ये कहा कि उनका विरोध अहिंसक होता था, और अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि खून नहीं बहाया जाएगा, हिंसा नहीं की जाएगी, ये तो है, लेकिन इसके अलावे अहिंसा प्रेम, सदाचार, सद्भाव आदि आदि के रास्ते जीवन जीने की शिक्षा देने वाली जीवन पद्धति है। कुल मिलाकर हमारी कहानी हो गई। अब सत्याग्रह के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे। कहानी का अगला पार्ट है कांग्रेस की विभाजन की बात। इसको समझिए। गांधी जी सत्य का रास्ता अपनाते थे तो उन्होंने सरदार पटेल को पीएम बनने से क्यों रोका होगा? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का पीएम बनने से रोकना और सत्य के रास्ते पर चलना, इन दोनों में क्या अंतर विरोध है वो तो आप लोग ही तय करिए। गांधी को लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनना चाहिए, तो फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में बोल दिया, तो इसमें सत्य के विरुद्ध होने की कौन सी बात हो गई? गांधी को लगता है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बेहतर कैंडिडेट हैं, और इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का साथ दे दिया, तो इसमें सत्य के विरुद्ध का व्यवहार कहां हो गया? अब तुम ये कह रहे हो, जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो ये कहानी है कि 1946 के दौरान बात ये हुई थी कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होंगे इसके लिए चुनाव होना था, और कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटियां थी
उन कमेटियों में से अधिकांश कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित करके भेजा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए अपना प्रेफरेबल चॉइस माना था। और इसी बीच कैबिनेट मिशन आ गया, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि हम भारत को आजाद करेंगे और भारत के लिए एक अंतरिम सरकार बनेगी। उस अंतरिम सरकार का मुखिया एक भारतीय होगा, जिसे आप एक तरह से ऐसे मुखिया के तौर पर देख लीजिए जो गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। गवर्नर जनरल तो अंग्रेज अभी रहेगा, गवर्नर जनरल तब जाएगा जब भारत को आजादी पूरी दे दी जाएगी। अंतरिम सरकार तो गवर्नर जनरल के अधीन ही रहेगी, लेकिन उस सरकार में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे हम मोटे तौर पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख सकते हैं। तो प्रश्न ये उठा कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी से होगा, तो कांग्रेस पार्टी से ही कोई हो पाएगा क्योंकि वही सबसे बड़ी पार्टी थी। तो प्रश्न ये उठा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। गांधी जी ने यह कहा कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से गांधी जी का यह डिसीजन गलत था। प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस का प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते थे। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते थे। मैं गांधी के इस विचार से असहमत हूं। विचारों से असहमति हो जाने का यह मतलब थोड़ा है कि मैं कह दूंगा गांधी जी सत्याग्रही नहीं थे। क्योंकि गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा, तो बात यह आ गई कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता केंद्रीय स्तर पर थे। जो कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी थी उसके अधिकांश नेता चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने। वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है केंद्रीय स्तर की, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं करती थी। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव में वोट प्रांतीय कमेटियां करती है। उन प्रांतीय कमेटियों ने बतौर प्रेसिडेंट अपना चॉइस बता दिया था कि ये पटेल साहब होंगे। जिस समय प्रांतीय कमेटियों के सदस्य पटेल साहब के पक्ष में वोट कर रहे थे, उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर रहे हैं। वोट किए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अपना प्रेफरेंस माना था। क्यों? क्या कांग्रेस की तमाम वर्किंग कमेटी के लोगों के नजर में जवाहरलाल नेहरू अयोग्य थे? तो नहीं, एक दूसरा कारण है। कारण यह है कि जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके थे पहली बार, और सरदार पटेल 1931 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1936 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके थे, फिर 37 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके थे। सरदार पटेल अभी तक में सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे, जबकि उम्र में सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से भी सीनियर थे। तो कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों के लोगों ने इसलिए भी सरदार पटेल को ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार किया, प्रेफर किया। यहां आपको यह भी समझना होगा कि कांग्रेस के संगठन के अंदर सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से बड़े नेता थे। सरदार पटेल संगठन के बड़े नेता थे। जवाहरलाल नेहरू मास में बड़े नेता थे। जननेता सरदार पटेल की तुलना में जवाहरलाल बड़े थे। संगठन की शक्ति जवाहरलाल नेहरू की तुलना में पटेल की ज्यादा बड़ी थी, और पिछले कई वर्षों से यह भूमिकाएं दोनों के बीच बटी हुई थी। इलेक्शन कैंपेन करने का प्रभारी जवाहरलाल होते थे और संगठन के प्रभारी पटेल होते थे। जब वर्किंग कमेटी जो केंद्र में बैठी हुई थी ने यह कहा कि नेहरू को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए,
अब गांधी के सामने की स्थिति ये थी कि वो ये कह दें कि नहीं, पटेल के पक्ष में प्रांतीय कमेटियों ने अपना मतदान किया है तो पटेल को प्रेसिडेंट बनाओ और पटेल को ही पीएम बनाओ, या तो वो ये कह देते कि पटेल प्रेसिडेंट होंगे, नेहरू पीएम होंगे। मेरे ख्याल से दूसरा वाला विकल्प अच्छा होता कि पटेल को कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने दिया जाता और नेहरू को पीएम बनने दिया जाता। लेकिन गांधी ने तीसरा विकल्प चुन लिया, वो ये, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि तुम प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी विड्रॉ कर लो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी की बात मानकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पोस्ट से हटा दिया, डिसमिस कर दिया। उन्होंने पटेल को कहा, आग्रह किया और पटेल ने मान लिया। मुझे तो लगता है कि पटेल को आग्रह करना नहीं चाहिए था गांधी को। गांधी ने जिस जगह पर गलती किया है वो ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को एक व्यक्ति के अंदर रहने का विचार माना। दो व्यक्ति हो सकते थे, प्रेसिडेंट पटेल और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इतिहास को यह प्रश्न उठाने का मौका नहीं मिलता। बतौर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडर थे, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू से बड़ा मास लीडर कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं था, तो उसका एक कारण यह है कि गांधी भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता पहले ही त्याग चुके थे। गांधी कांग्रेस के नेता नहीं रह गए थे तब। 1934 से गांधी जी कांग्रेस से अलग थे। कांग्रेस के मामलों में वो सक्रिय होते थे, लेकिन कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं थे। तो कोई भी नेता जो कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर है, कांग्रेस का सदस्य है, उसमें जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता के सामने किसी का कोई स्थान नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किनके बीच में थी? नंबर एक, किसान के बीच में, क्योंकि नेहरू लगातार किसान के मुद्दे उठा रहे थे। नेहरू ने ही पहली दफा यह मुद्दा उठाया था कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में मतभेद हो गया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एवं जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने इस बात के ऊपर पुरजोर दबाव डाला था कि अभी अभी कांग्रेस यह प्रस्ताव स्वीकार करे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस जमींदारी उन्मूलन कर देगी। पटेल साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब जवाहरलाल नेहरू बने तो यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा। उस समय के किसानों का सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के बाहर किसानों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। वो जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े थे। किसानों की सबसे बड़ी कलम हुआ करते थे प्रेमचंद, जो गोदान जैसी रचना लिखे थे, वो जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े थे। मजदूर आंदोलन में भी जवाहरलाल नेहरू का कद हिंदुस्तान में कांग्रेस के तमाम नेताओं की तुलना में ज्यादा बड़ा था। दलित समाज के बीच में जवाहरलाल नेहरू का पद और कद ज्यादा बड़ा था। महिलाओं के बीच में जवाहरलाल नेहरू की स्वीकृति सबसे ज्यादा थी। तो और अल्पसंख्यक समाज के बीच में भी जवाहरलाल नेहरू की स्वीकृति ज्यादा थी। तो कई सारे ऐसे रीजंस थे कि जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द मोस्ट पॉपुलर मास लीडर ऑफ कांग्रेस। इसके अलावा और भी कुछ कारण थे कि क्यों चाहते हैं गांधी की जवाहरलाल ही प्राइम मिनिस्टर बने।
जवाहरलाल नेहरू रियासत की जनता का भी सबसे बड़े नेता थे। रियासतों का जो एकीकरण हिंदुस्तान में होना था, उसमें एकीकरण के लिए ऐतिहासिक दायित्व तो निभाए हैं सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल कामयाब हुए हैं तो इसके पीछे एक और सबसे बड़ा एक कारण था उन रियासत की जनता का भारत के साथ एकीकरण के लिए तैयार होना। और उस रियासती समाज के लोगों के बीच में जाकर पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा नेता कौन है, तो जवाहरलाल थे। क्यों? क्योंकि जब रियासत की जनता अपने एक यहां के राजाओं के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो अलग अलग रियासत के जो नेता थे उन्होंने मिलकर अखिल भारतीय प्रजामंडल बनाया था। अखिल भारतीय प्रजामंडल, ये जो प्रजामंडल है वो किसके खिलाफ लड़ रहा था? क्या वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहा था? नहीं, वो लड़ रहा था अपने अपने राजाओं के खिलाफ। जो 562 राजा थे, उन राजाओं के खिलाफ लड़ने के लिए जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था अखिल भारतीय प्रजामंडल। और उस अखिल भारतीय प्रजामंडल का पहली बार कोई कांग्रेसी यदि अध्यक्ष बना था तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वहां की जनता के नायक थे। अगली एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान उस समय जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस यह भरोसा दिलाना चाहती थी कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी रीति, तुम्हारी रिवाज, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी समृद्धि की संभावना आदि आदि की गारंटी किया जाएगा। और इस गारंटी के लिए कौन नेता ऐसा है जो अल्पसंख्यकों को ज्यादा एक्सेप्टेबल हो पाएगा? तो गांधी की समझ कहती थी कि नेहरू हो पाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल मानवतावादी हिंदू थे, नेहरू मानवतावादी सेकुलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मानवतावादी हैं इसलिए मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं जब हिंदू और मुसलमान के बीच का तनाव पीक पर पहुंचता था तो उनकी भावना हिंदू के लिए नेहरू की तुलना में थोड़ी ज्यादा धड़कती थी। और नेहरू की भावना हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं धड़कती थी। गांधी ने कहा था कि नेहरू का कतरा कतरा खून निकाल लोगे तो उसमें से तुम पहचान नहीं पाओगे कि कहां हिंदू है कहां मुसलमान है। नेहरू शुद्ध रूप से सेकुलर है। पटेल तनाव की स्थितियों में आकर थोड़ा हिंदू हो जाते थे। गांधी इस बात को समझ रहे थे। आप उदाहरण के तौर पे एक बात लेकर देख लीजिए कि जब विभाजन की स्थिति आई, पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदुओं को मारकर ट्रेन में उनकी लाशें भेज दी गई थी। पटेल विचलित हो गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। इसका यह मतलब निकल रहा था कि भारत में भी हिंदू ये रास्ता अपना सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पटेल साहब को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। भारत का मुसलमान जमानत नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ जो दुराचार और जो अत्याचार हुआ है, हम उसे रोकने के लिए तमाम उपाय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तुम यदि वहां हिंदुओं को नहीं छोड़ोगे और मारोगे तो हम यहां मुसलमानों को मारेंगे। ये हम एक्सेप्टेबल नहीं मानते। अगला मुद्दा जो और महत्वपूर्ण है वो ये कि गांधी समझते थे कि जवाहरलाल नेहरू जितना ज्यादा इंडिया को जानता है उतना ज्यादा वर्ल्ड को जानता है, और आजादी के बाद हिंदुस्तान को विश्व में अपना स्थान बनाना पड़ेगा। उसकी एक दूरगामी विदेश नीति होनी चाहिए, और इस मामले में जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा बड़ा व्यक्ति कांग्रेस में कोई नहीं था। 1930 ईस्वी से लगातार कांग्रेस के अंदर विदेश नीति के मामलों का जो प्रकोष्ठ था, जो विंग था, उसके लीडर जवाहरलाल ही थे। माने यदि कांग्रेस को विदेश नीति से संबंधित कोई भी वक्तव्य देना होता था, कोई भी नीति तय करनी होती थी, तो जवाहरलाल नेहरू ही करते थे। 17 साल से वो कर रहे थे।
भारत के बाहर जवाहरलाल नेहरू की जितनी स्वीकृति थी, जिनका नाम था, उतना गांधी के अलावा और किसी का नाम नहीं था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि प्राइम मिनिस्टर बनते तो वो कितने दिनों तक भारत का प्रधानमंत्री रह सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय वयोवृद्ध हो चुके थे, नेहरू वयोवृद्ध नहीं हुए थे। आप यह समझ के देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 तक आते आते स्वर्गवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू ने 64 तक प्राइम मिनिस्टरशिप किया, तो 1950 के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आयु ही नहीं थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि प्राइम मिनिस्टर बनते तो कम ही दिन तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे। गांधी चाह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ हिंदुस्तान का नेतृत्व करे, क्योंकि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। भारत लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हो रहा है। इसको बहुत कुछ चाहिए, रियासतों का एकीकरण भी चाहिए, संविधान भी चाहिए, उसको लोकतांत्रिक संस्थाएं भी चाहिए, उसको विकास का मॉडल भी चाहिए। और एक और बात है कि गांधी ये कहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए कि जो सरकार विकास और कल्याण के द्वंद्व की स्थिति में हमेशा कल्याण की ओर झुके। इसका यह मतलब नहीं कि गांधी विकास विरोधी थे। गांधी कहते हैं कि ग्रोथ के नाम पर पूंजीवाद ने वेलफेयर को हमेशा ही नजरअंदाज किया है, और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वो लीडर है जो ग्रोथ और वेलफेयर में वेलफेयर को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। पटेल साहब पूंजीवादी विचारधारा के थे, वो ग्रोथ की बात ज्यादा करते थे। इतने सारे रीजंस हैं जिन रीजंस के आधार पर गांधी ने पटेल की तुलना में जवाहरलाल नेहरू को प्रेफर किया। अब गांधी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तुम किसी विषय के बारे में पढ़ लेते हो, पढ़ के अपनी राय बनाते हो, तो तुमको यह लगता है कि अच्छा इनका भी एक पक्ष था। अन्यथा तुमको लगेगा कि पता नहीं गांधी क्या पागल हो गया था, क्या गांधी बौरम हो गया था, क्या अजीब अजब व्यवहार कर दिया गांधी ने। विषय इतना सीधा नहीं था बेटा। इनफॉर्म्ड ओपिनियन बनाओ, फिर किसी को भी गलत कहो, किसी को भी सही कहो। तुम अब भी कह सकते हो कि नहीं 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 नहीं, पटेल को ही पीएम होना चाहिए था। पटेल इतना बड़ा पर्सनालिटी थे कि उनके जैसे व्यक्ति का पीएम होना किसी भी देश का सौभाग्य होगा। अब यह और बात है कि हमारे पास में पटेल भी थे और नेहरू भी थे। यदि दो अलग अलग युगों में होते तो कितना परम सौभाग्य होता कि एक बार नेहरू पीएम बने, एक बार पटेल पीएम बने। हमारे पास आज तो एक भी नहीं है, ना पटेल है ना नेहरू है। तो कुल मिलाकर इतनी ही चर्चा के साथ मैं कह सकता हूं कि अब ये वाला मुद्दा आपने समझ लिया होगा। आज की चर्चा यहां पर रखता हूं। नमस्कार।